सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें पहले जितना करा था पहले वो सही बात पता होनी चाहिए। अब जो है ना देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि पहले देखो लास्ट क्लास में मैंने कुछ थ्योरी लिखवाई थी, तो उसमें मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बहुत सारी बातें लिखवाई थी, ठीक है। तो एक बार हल्का सा वो पता होना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें जो ट्रेडिंग वगैरह का जो फॉर्मेट है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है और जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये सारा मैंने कहा था बुक में से डिट्टो छाप लेना और याद कर लेना कौन कौन से आइटम किस किस के अंदर आते हैं, ठीक। और वैसे मैंने बताया भी था कि अगर कुछ भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं या फिर इनकम होती है, वो सारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता है। और जो दूसरी बात करते हैं हमारे पास क्या है कि अगर कोई इनडायरेक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है, ठीक है। ये बातें थी। और फिर सबको बैलेंस शीट के बारे में बताइए, ठीक है। अब एक ना अगली हेडिंग डाल लो, मतलब अब जो है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये पता था कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो ये सारी बात पहले भाई तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ना जो मेरे पास अब नेक्स्ट है, जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग डाल लो एक, फिर देखते हैं उसके अंदर क्या चीज है। देखो भाई, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाने के पहले स्टेप में ऐसा होता है कि हम बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, उसके बाद ना हम उसमें से पहले निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, दोनों में से कुछ एक निकलता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। भाई अब ये जो निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो ग्रॉस लॉस निकला, अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो सिंपल सी बात क्या पता लग रही है कि अगर हमें जब तक हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहले देखते हैं भाई ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या होता है भाई, इसको ना हम क्या है कि फर्स्ट स्टेप्स ऑफ इसको बोल सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और जो दूसरी मेरे पास अगर बात आती है ना भाई, वो मेरे पास ये है कि ये क्या है कि क्या क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड ओनली नेट सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड ओनली नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई बात करते हैं नेट सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं तुम्हें दोनों बता रहा हूं। पहली बात क्या बता रहा हूं कि हम जो नेट सेल है उसको कैसे निकालेंगे। भाई देखो नेट सेल की अगर बात करूं, नेट सेल है भाई, देखो सेल्स में से जो टोटल सेल है मेरे पास, सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो मेरे पास नेट सेल आ जाती है। और दूसरी बात करता हूं भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं COGS, ठीक है। भाई यहां समझो, जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये निकालना चाहिए क्योंकि कभी कभार ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते जरूर है, वो बोलते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब COGS अभी भी निकालना पड़ेगा, बाद में निकालना पड़ता है, COGS बोलते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं COGS का फॉर्मूला बताओ। तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मतलब कि ना एक्चुअल में पता क्या लगाना है कि हमने कितने रुपए का सामान बेचा है, कितने रुपए का हमने सामान बेचा है, जो हमारी पूरी बनाने में जो खर्चा हुआ है ना, प्रॉफिट को साइड करके जो टोटल खर्चा हुआ है हमारा। जैसे मान लो ये मैं मार्कर बनाता हूँ, ठीक है। तो मार्कर बनाते वक्त सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरे पास स्टार्टिंग में स्टॉक पड़ा होगा उसको देखूंगा, फिर मैंने जो मतलब कच्चा माल का जो स्टॉक है, ठीक है, पहले जो मेरे पास स्टार्टिंग में स्टॉक पड़ा होगा उसको देखूंगा, फिर मैं जो परचेस करूंगा उसको ऐड कर दूंगा इसमें, तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद केस में जो मुझे प्लस करना होगा जो परचेस, तो प्लस कर दूंगा भाई। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर जो भी मैंने खर्च किया है, इसके ऊपर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुए उनको ऐड कर दूंगा, और फिर क्या माइनस करूंगा लास्ट में, जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देखो जैसे मान के चलो मैंने बोला कि चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, जो मेरे पास पहला है ओपनिंग, ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज
पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और फिर देखो उसमें क्या प्लस कर देंगे, उसमें प्लस करेंगे परचेज, ठीक। ओपनिंग स्टॉक और प्लस में परचेस है, और परचेस के बाद भाई इसमें मेरे पास है, अगर मैंने, अच्छा भाई जो परचेस है ना नेट परचेस होना चाहिए। नेट परचेस का मतलब पता ना क्या होता है? नेट परचेस का मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न। जैसे नेट सेल कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। वैसे मेरे पास दूसरा क्या है, अगर नेट परचेस की बात करूं तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ऐसी बातें होती है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है मेरे पे, इसमें और मैं प्लस करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे के सारे हो जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पे होते हैं, मतलब कि सामान को बनाने पे जो खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और इन सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री होती है किसके अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होते, जो ऑफिस के खर्चे टाइप होते हैं, वो सारे सारे उन सब की जो उन सबको रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और फिर जाके प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई तुम्हें ना डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे पास कौन कौन से हैं। इसमें से लास्ट तुम्हें जो माइनस करना है वो है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया लास्ट में, लास्ट का जो तुम्हारे पास सामान बचा हुआ होगा, मतलब पूरा साल बीत गया, लास्ट में सामान बचा है थोड़ा सा, उसको माइनस कर दो। तो इसमें से क्या है, तुम माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है भाई। ये चीजें होती हैं। तो पहले तुम्हें ना ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब कि ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इट रिकॉर्ड ओनली नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस तरीके से, ठीक। और मैंने नेट सेल निकालना बता दिया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और भाई वैसे अगर मैं ऐसे ही बोल दूं नेट परचेस निकालो, कैसे करोगे? परचेस माइनस परचेस रिटर्न, बात समझ आ रही है? तो मैं ट्रेडिंग के अंदर जब भी तुम सेल या परचेस लिखोगे तो एक छोटा सा कॉलम छोड़ के चलोगे, अगर परचेस लिखा है नीचे लेस करके लिख दोगे कि रिटर्न, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जीरो लगा के बस टोटल अमाउंट लिख देना। सेल हुआ, सेल में भी सेम करेंगे, ठीक है। पहले सेल लिखना फिर जाके माइनस करना, ठीक है। उसके बाद देखता है क्या क्या चीज है। तुम्हें दो बात पता लग गई। भाई तीसरी बात है कि ये इसका अगर जो बैलेंस आता है ना, मतलब कि अगर इसका डेबिट का जो बैलेंस है, सुनो भाई, इसका जो बैलेंस है अगर डेबिट साइड का बैलेंस हुआ, मतलब कि बैलेंस होके डेबिट साइड में आ गया, ठीक, तो उसे हम बोल देंगे मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इसका जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आया, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये दो बातें क्लियर है भाई। अब ना एक लास्ट बात समझ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस है वो सारा सारा कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो ग्रॉस लॉस है ट्रांसफर कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रख के चलना कि जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो ग्रॉस लॉस होता है कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस इज ट्रांसफर्ड टू, कहां पर ट्रांसफर करेंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ भाई एक बात और ध्यान रखना, कुछ कुछ लोग इसको PNL अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिख देते हैं इसको PNL अकाउंट, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन तुम्हें जो शॉर्ट फॉर्म है फॉलो नहीं करना, क्योंकि भाई जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो ये बोलता है कि शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती, क्योंकि ना सॉफ्टवेयर की बातें हो जाती है, बाद की बातें बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज नहीं की जाती है भाई। उसके बाद ना हमारे पास ना जो जो चीजें हैं सब, अच्छा ये बताओ पहले, सबसे पहले सबको ये रिटर्न करना आ गया, मतलब कि नेट परचेस निकालना आ गया, नेट सेल भी निकालना आ गया भाई। अब सुनो, कुछ कुछ चीजें और हैं जो परचेस में से माइनस हो सकती है, ठीक। जैसे मान लो मैं तुम्हें नेट सेल तो बता दिया, ठीक भाई। नेट सेल की बात ना अगर मैं मान लो परचेज की बात कर दूं, ठीक है, वो कैसे कैसे हमारे पास है हम देखते हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें परचेज के अंदर आ जाती है, ठीक। सबसे पहली चीज जैसे मान के चल लो मैंने सामान परचेज किया, ठीक। अब ऐसा हो गया कि भाई मैंने जो कंपनी का जो मालिक है ना थोड़ा सामान वो निकाल के लेके चला गया, ठीक है, तो परचेज कम हो गई मेरी। भाई ध्यान रखना सेल्स कम नहीं होगी यहाँ पे, परचेज क्या है? परचेज तो गुड्स है ना। जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूँ क्या लिखता हूँ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा लिखता हूँ।
तो मैं क्या समझूंगा, परचेस गुड्स है। अगर कंपनी का मालिक सामान लेके गया, अगर कंपनी का मालिक सामान लेके गया तो परचेस में से माइनस होगा ना। चलो ये समझो हमारी कंपनी के बाहर ना थोड़े ना कुछ भिखारी वगैरह बैठे थे, हमने उन्हें मान लो सामान बांट दिया, ठीक है, ठंड का मौसम था, हमारी शूज बनाने की कंपनी है, हमने जूते क्या उन्हें बांट दिए। अब क्या होगा भाई, अगर जूते हमने उन्हें बांटे तो परचेस फिर कम होगी, तो चैरिटी बोल सकते हैं। दूसरा हुआ कि भाई हमारी कॉलोनी में ना विराट कोहली आ गया था, ठीक। अब क्या हुआ भाई, मान लो विराट कोहली इस टाइम ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन फिर भी विराट कोहली आ गया, तो अब हमने क्या है, विराट कोहली को ना 2 जूते दे दिए ताकि वो पहने। भाई पहनेगा तो हमारी कंपनी का नाम चलेगा। अब भाई वो पहन के मान लो घूम रहा है, तो अब क्या है, ये मान लो एडवर्टीजमेंट हो गया, एक टाइप का एडवर्टीजमेंट हो गया ये। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, देखो ड्राइंग बता दिया मैंने, चैरिटी बता दिया, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा एक बात और, अगर सामान जल गया तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हो गया ना, तो चलो अच्छा चलो ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, वो इनकम एक टाइप की, तो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, बताओ क्यों, प्रोडक्शन से आ रहा है वो? नहीं देखो मैंने क्या बताया भाई, देखो तो मैंने क्या ध्यान रखा चला, नॉर्मल सी बात है, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इनकम आएगी या एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग में होगा, और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उससे अलग है, ठीक है, प्रोडक्शन से छोड़ के बाकी कैसे भी इनकम आए ना उससे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो, सिंपल सी बात, ठीक है। देखो पता है ये चीज तुम्हारा बेस बनाती है। अभी मैंने तुम्हें वैसे बताया नहीं है ट्रेडिंग का, मैं तुम्हें डब्बा भी नहीं बना के दिखाया था कि कैसा है उसका डब्बा, मतलब फॉर्मेट जो है तो बना के नहीं दिखाया मैंने, तो वही चीज देखना कैसे कैसे, ठीक। अब भाई सुनो, अगर मैं यहाँ पे क्या है कि नेट परचेज की बात कर दूं ना, भाई सबको एंट्रीज तो आती होगी, मतलब कि अगर मैं तुमसे पूछ दूं चैरिटी की एंट्री बताओ, हमने सामान को बांट दिया चैरिटी में, तो क्या लिखेंगे, मतलब कि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऐसे तो होगा ना। मैं दूसरा बोल दूं लॉस, मतलब कि जल के खराब हो गया, तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक। दूसरा मैं बोल दूं अगर ड्राइंग करिए, ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऐसे तो होता है, मतलब कि जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का नाम डेबिट, और जो चीज हमारे पास गुड्स कम हो गया ना उसको क्रेडिट कर देंगे, बस में आ गई। तो ये भाई जनरल एंट्री की बात है, तो मेरे हिसाब से बताना तो बनता नहीं था, फिर भी चलो कोई ना, ठीक। अब सुनो इसके नेक्स्ट बात कर देते हैं भाई, हमारे पास ना अब हम ना अगली एक ना इसमें हेडिंग डाल लो कि जो मेरे पास कंटेंट है ना, मतलब कि मान लो वही, अच्छा अगर कोई पूछ ले कि पर्पस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि व्हाट, ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग, भाई यहाँ पे फॉर और ऑफ कुछ भी आ सकता है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आप बोलोगे भाई? इसका ना आंसर हम सिंपल सा लिख सकते हैं भाई, आंसर लिखेंगे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट is prepared to find out the gross profit और gross loss of the OPC। हाँ भाई OPC बोल सकता हूँ, 1% कंपनी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो हमारे पास जो फाइनेंस स्टेटमेंट बनते हैं किससे बनते हैं, 1% कंपनी के अंदर तो बनते हैं, अदरवाइज तो बनते नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ओपीसी बोलता हूँ या फिर कंपनी बोल दूँ, फर्म बोल दूँ, ठीक है, कंपनी या फिर फर्म। देखो नॉर्मल सी बात है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है, इस तरीके से। तो बताओ ये बात समझ में आ रही है? इसमें ना और भी लिख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और सेल, और जितनी चीजें लिखनी है वो सारी, या फिर ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसको निकालने के लिए भी किया जाता है, ठीक। अब भाई हमारे पास अगला है जो कंटेंट और आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें मान लो लिखी जाती है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लो कंटेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। भाई जो मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है उसका हमें क्या है कि कंटेंट लिखना है। सबसे पहली बात मेरे पास क्या है कि इसके अंदर ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर किसी ने फॉर्मेट बनाया होगा तो देखा होगा, ओपनिंग स्टॉक या फिर इसको ओपनिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, और जो दूसरी बात है मेरे पास भाई, दूसरी बात है परचेज की। ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि परचेज या फिर जो परचेज रिटर्न है इसकी एंट्री इसी के अंदर होती है, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। ठीक है भाई, परचेज के बारे में थोड़ा ना एक बार डीप में देख लेते हैं कि परचेज के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। सुनो भाई, सबसे पहले ना हमें क्या है कि मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ परचेज नहीं होता, वो होता है नेट परचेज। ठीक है भाई, ये क्या होता है मेरे पास, नेट परचेज। और नेट परचेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम परचेज। जो परचेज है उसका अमाउंट लिखेंगे पहले, जितना भी अमाउंट हो सकता है उसमें से हम लेस करते चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ड्राइंग होगा, अगर कोई ड्राइंग है तो पहले उसको माइनस कर दो। दूसरा मान लो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है तो भाई उसको माइनस कर दो। अगला है चैरिटी, अगर किसी ने अगर चैरिटी कर दिया तो उसको माइनस कर दो। अगला है लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर। ठीक है, तो इन सबको भी माइनस कर सकते हैं भाई। तो बताओ तो भाई बात समझ में आ रही है भाई, जिन चीजों से परचेज की वैल्यू या फिर बोल सकते हैं गुड्स की वैल्यू अगर कम होती है ना, तो उन सबको पहले माइनस करना होता है, फिर जो मेरे पास निकल के आता है वही होता है नेट परचेज। ठीक है भाई, ये चीजें हमारे पास है। तो पहले हमें ना जितनी बातें मैंने तुम्हें अभी बताई, पहले ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ना थोड़ा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि भाई इसके और क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। हाँ भाई, अगली बात है मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो कुछ कुछ जो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे लिखवा दे रहा हूँ मैं, 2 बता दिए मैंने। तीसरा जो मेरे पास कंटेंट है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो मेरे पास, अच्छा मैंने तुम्हें बताया था भाई डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के लाना, थोड़े बहुत लिखे हैं नहीं लिखे हैं, लिख रखे हैं सारे, तो भाई लिखने की जरूरत तो फिर यहाँ पे है नहीं। अगर जिसने नहीं लिखे एक दूसरे में से लिख लेना। ठीक है, तो जितने तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस पता है ना वो सारे, वरना मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। पहला मेरे पास जो आ जाएगा इसमें है कैरेज। ठीक है, इनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है। दूसरा मेरे पास है वेजेस, और जो तीसरा है वो है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बोल सकते हैं इसको। अगला बोल दूंगा फैक्ट्री का रेंट। अगला है मेरे पास ड्यूटी ऑन परचेज। भाई ड्यूटी ऑन परचेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्यूटी क्या है पता है किसी को, टैक्स। बस में आ रही है, ये जो ना मतलब कि टैक्स होता है, जो ड्यूटी बोला ना ये टैक्सेस है। ठीक, तो ड्यूटी को टैक्स समझ चलना। उसके बाद अगला रॉयल्टीज। ठीक है भाई, रॉयल्टी का मतलब क्या है, रॉयल्टी का मतलब है अगर हम किसी का कोई तरीका यूज कर रहे हैं ना तो हमें उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक, और फिर जो अगर मैं और अगली बात कर दूं, कंज्यूमेबल स्टोर्स है। देखो भाई, कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब ना कुछ भी हो सकता है, छोटे मोटे, जैसे मान लो कॉटन हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, सॉफ्ट सोप हो गया, तो कि जो छोटे मोटे चीजें होती है ना जो उसमें यूज होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे। ठीक है, तो अच्छा ये पता लगा कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री के अंदर ना, अब मान लो कोई ना ऑयलिंग करता है, तो ऑयलिंग करने के बाद हाथ में धोएगा साबुन से, वो उस पर छोटे मोटे खर्चे आएंगे, साबुन फ्री में तो आता नहीं है, तो भाई साबुन के ऊपर जो खर्चा होगा वो पता है। अगर ना एक तरीके से देखा जाए ना, लोग सोचते हैं साबुन का खर्चा 10 रुपए के तो होता है, चलो मान लो भाई एक साबुन कम से कम 7 दिन चलता है, एक साबुन 10 का भी मानेंगे ना, तो अब बता लो भाई 52 महीने होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे 10 गुने में 52 कर दो, देख लो 520 निकाल दो, 10 साल का खर्चा, 10 साल का खर्चा निकाल दो, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर करता है ये सारी चीज। ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस पता लग रहे हैं कौन कौन से, तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे कर लेना भाई। उसके बाद ना जो मेरे पास है कि सेल्स की अगर बात कर दूं, पहले मैंने परचेज से रिलेटेड बता दिया, मतलब कि जो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है ये मैंने बता दिया। और इसके अंदर क्या है कि सेल की एंट्री होती है भाई, इसके ना थोड़ा लिख लेना। ठीक है, जो बात है कि मैंने पहले बताया था कि भाई लिख के लेके आना है। अगला मेरे पास क्या है कि सेल्स होते हैं या फिर
सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, मेरे पास क्या है, सेल्स है, दूसरा क्या है, सेल्स रिटर्न है। और फिर मैं अगर अगली बात करूं, भाई नेट सेल निकालना आता है सबको, मतलब कि सेल्स जो है ना, सेल सिर्फ सेल की एंट्री नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, मतलब कि जो मेरे पास सेल लिखा होगा यहाँ पे वैसे बता रखा है मैंने, इसमें हम क्या निकालते हैं, नेट सेल निकालते हैं। नेट सेल कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास सेल्स है तो सेल्स होता है उसमें से रिटर्न को माइनस कर दो, ये चीज़ है। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास वो है भाई क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, जो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक भी इसी के अंदर आ जाता है। अगली चीज़ है मेरे पास जो फिफ्थ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, ये हमारे पास ना तो नॉर्मल चीज़ है भाई, जो भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी भी एंट्री होगी। नेक्स्ट में भाई पता है सबको कि ट्रेडिंग का फॉर्मेट कैसे बनता है, मैंने बताया था। तो जो हमारे पास ट्रेडिंग, अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास कोई सा अकाउंट बना हुआ है, अगर कोई सा लेजर बना हुआ है, उसकी जनरल एंट्री पास कर लोगे। जैसे मान लो भाई मैंने ऐसा करके ना ये बना दिया मैंने, जो मेरे पास ट्रेडिंग का जो अकाउंट है, मान लो एक अगली हेडिंग डालो, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, तो अब मैं क्या कर दूंगा भाई, अरे यार क्या डाल रहा हूं मैं, अच्छा तुम्हें ये रीजन पता है कि भाई जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर डेट का कॉलम क्यों नहीं आता। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर डेट का कॉलम आता क्यों नहीं है। और भाई सुनो, अमाउंट के साथ रुपीस लिखना मस्ट है, रुपीस नहीं लिखोगे दिक्कत है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के जो मनी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए तो भाई देखो डेट इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये एक ही दिन बनाया जाता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तुम्हारी जो बैलेंस शीट है, ये एक ही दिन प्रिपेयर की जाती है। मंथ के जब तुम्हारा साल खत्म होने वाला होता है ना, उसके 3-4 दिन पहले बनाई जाती है ये सारी चीजें, या फिर 1 हफ्ते पहले बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो भाई इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सबको पता होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे पहले मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा भाई किसी को ये वाली बात पता है कि ये जो टू और बाई ये क्यों लिखा जाता है। टू और बाई सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिखा जाता है, एक्चुअल में नहीं ले। ये जो टू और बाई है सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों के, ठीक है, वरना इसको लिखना कोई मैटर नहीं करता। ठीक, तो भाई हमारे पास है पहले टू ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद अगर मान लो परचेज है, परचेज लिखोगे भाई, परचेज के ना नीचे ही पहले परचेज का अमाउंट लिख दोगे अंदर, इसके नीचे लिखोगे लेस, इसके नीचे लेस लिख के यहाँ पे लिख दोगे रिटर्न। ठीक है भाई, रिटर्न में से क्या, अब क्या है, इसको माइनस कर दो, जो अमाउंट तुम्हारे पास आ गया वो यहाँ पे लिखा। ठीक, ऐसे मेरे पास यहाँ पे भाई क्या है कि सेल्स आ जाएगा, बाई सेल्स, जो सेल्स है अब क्या है कि इसमें से लेस कर दो, तो भाई इसमें से क्या माइनस कर देंगे, रिटर्न। ठीक, तो भाई ये चीज है। इसमें और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे मैं इसमें बोल दूं, अगर मैंने किसी कबाड़ को बेच दिया, स्क्रैप की अगर मैंने सेल करी है तो बाई स्क्रैप सेल। अच्छा भाई इसको ना वैसे हम बोल सकते हैं इनकम साइड। ठीक है, मतलब ये होगी, इधर हम क्या करते हैं, जितनी भी इनकम होती है वो सारी इधर इस साइड लिखते हैं, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम क्या इस साइड लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक्सपेंसेस, इस साइड सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं। अच्छा एक्सपेंस कौन से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, और तो इस साइड मेरे पास डायरेक्ट इनकम भी आएगी, ठीक, जो सीधा कुछ बेचने से आती है। उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं पे, और यहाँ पे भाई बाई क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भाई सुनो, एक ना हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि एब नॉर्मल लॉस। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है कि
यहाँ पे कह रही एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। भाई सुनो, अब ना मेरे पास लॉस जो है दो टाइप से होते हैं, मतलब कि अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, भाई देखो लॉस दो टाइप से, सुन जाओ एक मिनट सब। मैंने कहा लॉस क्या है, दो टाइप से। पहला मेरे पास है नॉर्मल, दूसरा होता है एबनॉर्मल। भाई नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब समझो क्या होता है। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बोला भाई कश्मीर से सेब लेके आओ एक ट्रक भर के, मैंने बोला 1000 किलो लेके आना है, ठीक है, या फिर मैं बोला एक जो भी मान लो 10,000 किलो बोला मैंने लाने के लिए, तो तुम पूरे एग्जैक्ट 10,000 किलो लेके आओगे या कुछ खराब होंगे? दब के कुछ ना कुछ तो खराब होंगे, कम से कम 10 किलो खराब मान लूँ, ठीक है। ये जो 10 किलो दब दब के खराब हुए इसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस पता लग गया। दूसरा ऐसा हुआ तुम्हारा ट्रक पलट गया, तो कम से कम ये मान लो 10,000 किलो में से ना तुम्हारे कम से कम 5,000 किलो तो नहीं, 2-3 हज़ार किलो बोल सकते हैं खराब हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या चुरा भी लेते हैं, वहां से उठाना शुरू कर देते हैं, बोरे भरना शुरू। तो ये सारा तुम्हारा क्या हुआ भाई, एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। दूसरा, अगर एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री के अंदर कुछ काम चल रहा है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, तो अब ये क्या हो, एक्सीडेंट से लॉस हुआ है ना, तो तुम्हें क्या ध्यान रखकर चलना, जो ऐसे लॉस जो नॉर्मल नहीं है, जो किसी घटना के कारण हो गए, वो सारे क्या होता है मेरे पास, एबनॉर्मल लॉस होते हैं, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास अगला है वो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, फिर मेरे पास सिर्फ भाई, अच्छा भाई ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर तो लॉस है, यहाँ पर तो इनकम लिखते हैं सिर्फ, यहाँ क्यों लिखा है? भाई देखो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कंपनी कोई भी पागल नहीं होती, वो हर एक चीज का इंश्योरेंस क्लेम करा के रखती है। बस समझ आ गई? तो अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ये इसके असेट्स बन गए, एक टाइप की इनकम बन गई ना। तो भाई अब इसको पैसे मिलेंगे इस पे। कंपनी ने जैसे ही सामान बना लिया था, या किसी फैक्ट्री ने अगर ढंग का सामान, मतलब कि अगर वो बनाती है, अगर उसने सामान बना लिया, उसका तुरंत इंश्योरेंस हो जाता है, तुरंत बनने के बाद ही इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक। तो भाई अब यहाँ पे क्या होता है, अच्छा तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारे जो उनके कार्टून टाइप जो होते हैं, मतलब कि जो जिस बॉक्स में पैक होते हैं, उस पर एक मोहर लगती है और दूसरी क्या टेप लगती है। मोहर और जो टेप है वो क्या है, दोनों चीजें लगती हैं। तो भाई ये क्या होता है, अगर मोहर और टेप लग रही है, ये एक टाइप की सील है जिससे पता होता है हाँ भाई इसका इंश्योरेंस हो रखा है, ये चीजें होती हैं, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास जो एबनॉर्मल लॉस है, या फिर दूसरा मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, पता लग गया। एक टाइप की इनकम हो रही है पहले, क्योंकि इंश्योरेंस जैसे मैंने बोला ना कि तुम्हारा जैसे अगर कोई ट्रक आ रहा है बाहर से, तो ये जो ट्रक आ रहा है ना उसका पहले इंश्योरेंस हो चुका होता है। दूसरी बात, ऐसा होता है कि कहीं से ना कोई देश क्या है कि दूसरे देश से सामान मंगवाता है, शिप में मंगवाता है पानी वाले, ठीक है। तो पानी वाले शिप के अंदर जो सामान मंगवा रहा है ना, अब पता है क्या होगा, अगर वो मान लो पूरा शिप डूब गया, उसका खर्चा कौन चलेगा, इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए बंद भी हो जाती है। जैसे मान लो अगर चलो ठीक है लॉस नहीं हुआ तो अच्छी बात है, सारे पैसे कंपनी वाले को मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद अगर लॉस हो गया, भाई सब कंपनी गई। अगर 10,000 करोड़ का सामान होगा ना, कंपनी तो अच्छे से नाच जाती है, ऐसा होता है। तो पता लगा यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्यों लिखा जा रहा है। भाई नॉर्मल को नहीं लिखा जाएगा, नॉर्मल का कंपनी बोलती भाई इसका थोड़ी ना हम देखेंगे, छोटे मोटे लॉस वो कंपनी वाले खुद नहीं बोलते कि हाँ भाई चलो ठीक है इतना हो गया, उन्हें पता होता है भाई तेरा इतना होगा ही होगा, ये चीज उसका भी ले लेंगे, फिर तो हो गया सारा क्लेम। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, एक ना इंश्योरेंस के बारे में और समझो, तुम्हारे चैप्टर बुक में शायद होगा इंश्योरेंस के बारे में, एक चैप्टर बिजनेस वाले में नहीं है, बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर है इंश्योरेंस के ऊपर। सुनो, पता है ऐसा होता है, जैसे मान लो कि मेरा सामान ना 10 करोड़ का है, तो मैं 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराऊंगा, ठीक। अब क्या होता है कि अगर मैंने मान लो कि मेरा सिर्फ सामान ना जो मेरा लॉस हुआ है वो सिर्फ 1 करोड़ का हुआ है, कितने का हुआ है, 1 करोड़ का। अगर मैंने उससे क्लेम ले लिया तो बाकी के 9 करोड़ गए, सिर्फ 1 करोड़ देगा, बाकी के 9 करोड़ गए हमारे, ये चीजें। इसीलिए दूसरी बात, जैसे ना लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगर हमारा या फिर मान लो मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर लें, भाई मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, अगर किसी ने 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है अपना, ठीक, अगर उसने उस इंश्योरेंस को ना छोटे मोटे खर्चे में निपटा दिया ना, मान लो कि उसका एक ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में सिर्फ लग रहे हैं 2 लाख रुपए, अगर उसने उस इंश्योरेंस को यूज कर लिया, उसके 3 लाख रुपए गए, सिर्फ 2 लाख रुपए कंपनी झेल लेगी, बाकी तुम्हारे 3 लाख गए, ठीक है। इस तरीके से होता है। या फिर दूसरा,
मतलब कि एक ना तुम्हें चांस दिया था कि भाई एक बार तुम करवा सकते हो हमसे, उसके बाद नहीं, भले तुम 10 करोड़ का करवा लो ऑपरेशन। कंपनी वाले देखते हैं तेरी हालत कैसी है, उसके हिसाब से बताते हैं भाई इतने करवा लो इंश्योरेंस। ये चीजें होती हैं, मतलब कि तुम इतना अमाउंट दोगे, फिर तुम्हारे पास जितना खर्चा आएगा वो सारा, जब बिजनेस की क्लास बताऊंगा ना, रिकॉर्ड करूंगा, उस टाइम बता दूंगा क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये वाली बात पता रही पहले, एब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई। उसके बाद ना अगला हमारे पास है, अगर यहाँ पे क्या है कि जो बैलेंस करके आएगा ना वो आ जाएगा ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब भाई यहाँ हमारे पास क्या टोटलिंग हो जाती है, और इस साइड की थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना भाई तुम्हारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह ना वो साइज कर देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास क्या देगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो फिर जाके लास्ट में आ जाएगा तुम्हारे पास टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई, यहाँ पे पता है, सुनो एक मिनट, तुम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ भी सेम लिख सकते हो, इसी सेम को यहाँ भी लिख सकते हो। अगर ग्रॉस लॉस हो गया ना तो सेम चीजें लिख सकते हो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ भाई, पहले ये सारी बात तुम्हें समझ में आ रही है? देखो, जिनको इन बातों में दिक्कत नहीं होगी ना, वो मान लो आगे सब कुछ ना ठीक ठाक कर लेगा। ठीक, तो भाई देखो, मैंने भी जितनी बात बताई, पहले तुम्हें ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद ना इसमें क्या है कि मैंने तुम्हें फॉर्मेट बता ही दिया। अब ना नेक्स्ट बात करता हूं मैं, कुछ ना एक इलिस्ट्रेशन वगैरह लेके चलता हूं। अच्छा, मैं तुम्हें ना इसकी जर्नल एंट्री बताऊंगा कैसे करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री होती है वो बता रहा हूँ कैसे करते हैं। इस साइड का हो गया ना सबका ऑलमोस्ट। तो देखो, जो इसकी जनरल एंट्री है वो करेंगे कैसे। अगर तुम्हारे एग्जाम वाले बहुत तेज चलते हैं ना, तो उस टाइम तुम्हें जर्नल एंट्री करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। सुनो, तो भाई यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ना मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री करूँ, देखो दो तरीके मेरे पास, दो तरीके कैसे हैं, जैसे मैं पहले तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, दूसरा है तुम्हें इस डब्बे को देख के बना। भाई कंसेप्ट की बात करेंगे ना, अगर तुम कंसेप्ट देख के बनाते हो, देख के बनाते हो, तो बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें। मेरा मानना है इस जो तुम्हारे पास ट्रेडिंग जो अकाउंट है, इस अकाउंट को देख के बना लो। ठीक, सबसे पहली बात, जो 2 होगा ना, अच्छा भाई देखो, रिटर्न में 2 नहीं है, बात समझ आ रही है, रिटर्न के अंदर 2 नहीं है। मैं इस जो रिटर्न वाली बात है ना, इसको अलग से बताऊंगा अभी। ठीक, अब सुनो, देखो भाई जो मेरे पास अच्छा मैं ना इस फॉर्मेट को एक बार दोबारा बना रहा हूँ जैसा एक्चुअल में बनता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है कि ये तो पागल बनती है तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर ना तुम थोड़े हाई लेवल की स्टडी करते हो ना, और उस टाइम अगर तुम इसे बनाते हो और तुम अगर ये चीजें करते हो, ये लेस रिटर्न, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन उड़ा देंगे वो, ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक्चुअल में होता क्या मेरे पास। अगर मैं इस ट्रेडिंग अकाउंट को दोबारा बनाऊं, ऊपर देख लो, यहाँ बना रहा हूं मैं। सुनो भाई, देखो ऐसा होता है कि ये जो मेरे पास चीज, ये जो रिटर्न वाली बात है, मैं अगर इसको उस साइड लिखूंगा तो इधर का बैलेंस अपने आप भी कम हो जाएगा ना। ये जो मैंने लेस रिटर्न किया है, अगर मैं इसको उस साइड लिख दूं तो इधर का बैलेंस अपने आप कम नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो मैंने इस साइड रिटर्न किया है, इसको अगर मैं इस साइड लिख दूं तो उधर का बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? एक्चुअल में फॉर्मेट ऐसा ही है, मतलब कि ये जो रिटर्न लिखा है ना, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे पास ना ऐसा इस साइड लिख देंगे, वो बड़ी टेढ़ी लाइन जा रही है। सुनो, वो क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे पास रिटर्न है, यहां पर लिख देंगे टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहां पे सेल्स लिखा होगा, यहां पे क्या है कि भाई अपने आप बाई सेल्स लिखा ही होगा। मान लो और कुछ भी आइटम नहीं लिखा, सिर्फ यहां पे 20,000 लिखा हुआ है और यहां पे मान लो 2,000 लिखा हुआ है, तो बताओ अपने आप ये कम नहीं हो गया? मैं अगर इसको और बढ़ा दूंगा, मान लो मैं इसको 2,000 कर दिया और 2,000 से 3,000 कर दिया, फिर दोबारा कम हो गया। बात तो वही लग रही है, 20,000 है, इधर मेरे पास क्या जो सेल्स रिटर्न 3,000 का है, तो ये अपने आप कम नहीं हो रहा। जो मेरे पास इधर सेल्स रिटर्न लिखता मैं, कम हो रहा है वैसे, तो मैं उधर माइनस करूं या फिर इधर लिख दूं, बात वही पड़ती है भाई। ये चीज ना तुम्हें आगे सीखनी, मतलब देखो अभी तुम्हें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, लेकिन जो दूसरी बात ये है कि जब तुम थोड़ा आगे पढ़ते हो ना, उस टाइम ये सब नहीं आता सेल्स, मतलब कि माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये तुम्हारा ना जो उस साइड का साइड है वो इस साइड आएगा। ठीक, मैं तुम्हें हल्की हल्की बातें इसलिए बताता चला हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें जो तुम्हें बता नहीं रहा अभी कि हाँ भाई ये चीज़ें इस साइड है, ये क्यों है। ठीक, तो ये सब तुम्हें ना बाद में पता लगे, तुम थोड़ा ठीक ठाक अगर आगे कोई पढ़ाई करते हो, ठीक, जैसे मान लो सीए में ज्वाइन होता है, सीए में ज्वाइन होता है, तो उन सब में क्या है कि समझ जाओगे सारी सारी बातें क्या क्या चीज़। ठीक, अब मैं तुम्हें क्या है इसके जो फॉर्मेट जो जर्नल एंट्री है ना वो बता दे रहा हूँ। ठीक, अच्छा भाई अगर इस साइड सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय परचेस रिटर्न, बाय परचेस रिटर्न। ठीक है, अब सुनो, अब जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये मेरे पास कौन सा फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट का, ये मेरे पास है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है मेरे पास, ये डेबिट देखो जो 2 है ना वो 2 रहेगा और ये वाला डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इस बात को थोड़ा याद रख के चलो कि ये जो 2 है वो 2 रहेगा और ये डेबिट हो जाएगा, और जो बाई है वो डेबिट होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। देखो जैसे मैं क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट का इससे जर्नल एंट्री करूं तो क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू ऑल जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारी चीजें। ठीक, और उसके बाद जो अगला है मेरे पास ये चीजें। अच्छा भाई ग्रॉस जो प्रॉफिट है ना वो मतलब वो भी ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की ऑलमोस्ट एंट्री नहीं होती है। तो अगली बात करता हूँ फिर मैं, अगर इन सब की बात करूँ तो बाई डेबिट हो जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ऐसा करेंगे हम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्क्रैप सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास है डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये सारी बातें होती। तो पता लग रहा है तो मैं इस बॉक्स से कैसे एंट्री करनी होती है, मैं बस इसका बता दे रहा हूँ रिटर्न का। तो रिटर्न समझ रहे हो, उस साइड लिखा होगा जो परचेस रिटर्न उस साइड लिखा होगा ना, तो क्या बोल दूंगा, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट। और मैं अगर दूसरा बोल दूं, अगर जो सेल्स रिटर्न है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये मैं एंट्री लिखवाऊंगा, खुद कर लोगे, हो जाएगा। तो भाई एक बार जो तुम्हारे पास ना इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है ना वो देख लो। सुनो भाई, देखो जो इलिस्ट्रेशन 3 है उसमें कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। ठीक है भाई, जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन 3 है उसको एक बार निकालो, फिर देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले उसने बोल रखा है कि भाई प्रिपेयर करना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है पहले उसका फॉर्मेट बना लो एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट है, कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बन गया है। हाँ भाई, तो देखो पहले नॉर्मल सा फॉर्मेट तो ऐसे ही बनता है। सबसे पहले ना हमें देखना है यहाँ पे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, जो मेरे पास पहले लिखा है स्टॉक। अच्छा स्टॉक क्या है, अगर तुम डेट देखोगे ना, अच्छा पहले ना ऊपर की डेट देखो। सबसे पहले जो टॉप पे जो डेट लिखी है, कह रहा है कि अब प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो 2021 की डेट है। फिर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, तो भाई 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट इसके नीचे लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च, क्या भाई 2021, ये तो डेट है, एज ऑन 31 मार्च 2021 ईयर डेट पहले डाल देंगे। और इस डेट के बाद ना अब हम देखेंगे, सुनो मैं तुम्हें क्या बताया था कि जो भी मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, इन सब में डेट का कॉलम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये साल के एंड में बनाई जाती है। और एक वैसे एक हिसाब से एक ही दिन बनाई जाती है, लेकिन ना कंपनी वालों को बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, मतलब कोई तो 1 महीने का टाइम लेते हैं इस तरीके से। तो सुनो, पहला बोला उसने स्टॉक कब का है,
1 अप्रैल 2020, ठीक है, 1 अप्रैल का है मेरे पास 2020 का, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि हम बना 31 मार्च को रहे, तो ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया ना। तो पहले मेरे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और भाई ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ होती है, डेबिट साइड में, तो क्या लिखूंगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितने का है भाई, 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख लिख दो यहाँ पे। उसके बाद अगला क्या कह रहा है भाई, वेजेस है, तो भाई पहले ना इस साइड का देख लेते हैं, मतलब एक इस साइड का देखते हैं, एक इस साइड का, जब भी देखने का तरीका ये होता है, एक साइड का, इस साइड का। भाई अगला क्या मेरे पास, परचेज है, परचेज 10 लाख की है, तो लिखेंगे पहले 2 परचेज, परचेज है 10 लाख। भाई बताया ना मैंने, हम यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, नेट परचेज लिखते हैं, तो इसमें से लेस कर देते हैं पहले जो भी रिटर्न है, रिटर्न का अमाउंट अगर आ गया हमारे पास तो यहाँ पे लिख देंगे, वरना फिर देखा जाएगा। तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या अगला है, वेजेस है, ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 वेजेस, वेजेस कितना है, 50,000, वेजेस मेरे पास है 50,000, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेरे पास है वो है रिटर्न आउटवर्ड। हाँ भाई, रिटर्न आउटवर्ड की अगर मैं बात, अच्छा एक मिनट, कैरेज इनवर्ड है, ठीक है। मेरे पास क्या है कि देखो, पहले मैंने वेजेस लिखा है, फिर परचेज, फिर जाके मतलब पहले लिखा है मैंने स्टॉक, फिर परचेज, फिर है वेजेस, फिर कैरेज इनवर्ड। तो भाई कैरेज इनवर्ड है, ठीक है। पहले हम समझते हैं कैरेज इनवर्ड होता क्या है। इनवर्ड का मतलब इनवर्ड, लाने में, तो सामान को खरीद के लाने में, ऐसे तो हुआ ना, इनवर्ड है, तो बोल सकते हैं परचेज पे जो हुआ है। वैसे हम लिखेंगे डेबिट साइड ही, हमें पता है, कैरेज इनवर्ड हो या फिर कैरेज आउटवर्ड हो, वो लिखेंगे डेबिट साइड ही, ठीक है। तो मेरे पास क्या यहाँ पे 2 कैरेज इनवर्ड, ठीक है। और कितने का भाई कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है 10,000 का, ठीक है, ये मेरे पास है 10,000 रुपए का। और जो अगला है वो है सेल्स। तो भाई सेल्स के पास आपको यहाँ पे आ जाएगी बाई सेल्स, सेल्स का अमाउंट हैवी होना चाहिए कम से कम। हाँ भाई 15, ये कितना है भाई, 15,50,000, 15,50,000। इसके नीचे लिख दो रिटर्न लेस रिटर्न, भाई जितना रिटर्न होगा अमाउंट यहाँ लिखना, और फिर जाके इस साइड। तो भाई उसके बाद क्या है कि रिटर्न इनवर्ड है। हाँ भाई यहाँ पे क्या लिखा रहा है तुम्हें, रिटर्न इनवर्ड, यहाँ पर रिटर्न की बात चल रही है। देखो रिटर्न 2 टाइप से हो सकते हैं, एक में रिटर्न आउटवर्ड होता है, ठीक। देखो मैं समझा रहा हूँ, वैसे पहले बता चुका हूँ बहुत बार, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड होता क्या एक्चुअल में। देखो भाई रिटर्न जो है 2 टाइप से हो जाएगा, एक मेरे पास होता है रिटर्न इनवर्ड, दूसरा होता है आउटवर्ड। भाई सुनो, इनवर्ड का मतलब क्या है, रिटर्न हुआ है और अंदर आया है, तो पहले मैंने बेचा होगा तभी तो अंदर आ गया, बस हमारी पहले मैंने बेचा होगा तभी तो अंदर आया। तो जो रिटर्न इनवर्ड है इसका मतलब क्या है, सेल्स किया था वो रिटर्न हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सेल्स रिटर्न। और जो आउटवर्ड है, तो पहले मैंने खरीदा होगा ना, तभी तो रिटर्न आउट किया मैंने, पहले मैंने खरीदा होगा तो रिटर्न आउट कर दिया, इससे क्या बोलूंगा मैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो इससे बोल दूंगा मैं रिटर्न आउटवर्ड है, तो मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पहले मेरे पास क्या इनवर्ड, दूसरा क्या है आउटवर्ड है। तो सेल्स रिटर्न, दूसरा क्या हो गया परचेज रिटर्न। तो हमारे पास क्या था इसमें, रिटर्न इनवर्ड है। तो भाई इनवर्ड का मतलब क्या, सेल्स रिटर्न है, और कितने का है 50,000 का, तो यहाँ पे लिख दो 50,000 रुपए। कितना आ गया यहाँ पे 15 लाख, 15 लाख का अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, नेट सेल का। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज की तरफ लिख दो। भाई रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न है, तो कितने का मेरे पास है 80,000 का, तो यहाँ पे माइनस करो 80,000, कितना आ जाएगा भाई 9,20,000, 9,20,000, यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर अगला है मेरे पास भाई यहाँ पे है फ्राइट इनवर्ड, ठीक है। तो वही नॉर्मल सी बात है, मतलब जो खर्चा हुआ है, तो 2 फ्राइट इनवर्ड है, और कितने का है 5,000 रुपए का। अच्छा भाई अब ना सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ
कि कभी भी ना एक बार ध्यान रख के चलना, सबसे पहले तो मैं ना एडजस्टमेंट करनी होती है। देखो नीचे ना लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज 2 लाख। ठीक, तो भाई यहाँ पे जो हमारे पास है ना, जो इन्फॉर्मेशन पहले नीचे लिखी हो ना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया करो हमेशा। ठीक है, अभी तो मैंने नॉर्मल सी बात बताई नहीं थी, तो मैं क्या ध्यान रख के चलना कि हमेशा हमें क्या करना है, पहले हमें करनी है एडजस्टमेंट करने के बाद इसको ना भाई जो लिखा है ना नीचे, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो अभी तो है नहीं, अगर मेरे पास ऐसा बोलता ना कि प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ, तो सबसे पहले मैं नीचे वाले अमाउंट को उठाता, जो 2 लाख का अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का, मैं पहले इसको उठाता, इसको पहले लिखता ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे, ठीक, और दूसरा का लिखता बैलेंस शीट में, ठीक, असेट साइड में। तो ये मेरे पास क्या है भाई, अभी तो जो क्लोजिंग स्टॉक कितना 2 लाख का है ना, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अब क्या इसकी टोटलिंग कर दो, तो देखो भाई किस साइड कितना आ रहा है, तो यहाँ पे तो आ रहा है 15, 16। भाई थोड़ा सा ना नीचे ना छोटा सा लिख लिया करो, ठीक है, 17 लाख आ रहा है मेरा, जो मतलब कि मेरी ट्रिक है हमेशा से। उसके बाद इस साइड क्या है मेरे पास, पहला है 9 लाख, तो एक हो गया 10 लाख, 10 लाख 50, 70, 80, 85, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अरे 10 लाख 85 हज़ार आएगा ना, 9 लाख और एक 10 लाख, 10 लाख फिर जाके 10 लाख 70 हज़ार, 10 लाख 80 हज़ार, 10 लाख 85 हज़ार, 10 लाख 85 हज़ार, ठीक है भाई, इतना आ रहा है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये बात में आ रही है 10 लाख 85 हज़ार। तो भाई अब ये समझो, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 17 लाख में से जो तुम्हारे पास 10 लाख 85 हज़ार माइनस करो उसे, जो तुम्हारे पास कितना है, कितना आ रहा है, 6 लाख 15 हज़ार, तो 6 लाख 15। भाई जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड लिख दो, 17 लाख का, तो 17 लाख का अमाउंट है, ये लिखो दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अच्छा इस साइड तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। देखो हमारा इतना जो है पूरा हो जाता है, बताओ ये सारी बात समझ आ गई सबको। तो भाई इसमें ना अब क्या है कि मैं एक बार जो इसकी जर्नल एंट्रीज होती है ना, मैं एक बार वो करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक, फिर तुम्हारा जो भी है मतलब कि समझ जाना कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे नहीं करना है। ये लिख लिया सबने, ये वाला लिखा, पता तो लगा ना कैसे लिख लेना इसको, ठीक है। सुनो, तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें क्या है कि जो इसका डेबिट साइड है इसकी जर्नल एंट्री करा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा पहले मैं, जो पहली एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक वेजेस कैरेज इनवर्ड ऑफ राइट, फिर जाके ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब अच्छा देखो ग्रॉस प्रॉफिट वैसे लिखते नहीं ऑलमोस्ट, ठीक, तो क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो जाएगा, जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ये क्या मेरे पास ट्रांसफर होगा, तो क्या क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे और फिर जाके जो परचेज है वेजेस कैरेज जाके फ्रेंड, मतलब जो एक्सपेंस है वो। तो भाई इसमें मेरे पास वही है, पहला है, थोड़ा फॉर्मेट बनाना भाई इसका, ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वो कितने का होगा देखा जाएगा। पहले मेरे पास है 2 ओपनिंग स्टॉक अकाउंट है और ये है 1 लाख का। दूसरा जो मेरे पास है 2 वेजेस अकाउंट और ये कितने का है, और भाई परचेस भी है। अच्छा मुझे बताओ परचेस में यहाँ पे 9,20,000 लिखूं या फिर 10 लाख, यहाँ पे जो परचेस है वो 10 लाख लिखूंगा या फिर 9,20,000 लिखूंगा, क्यों, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमें फॉर्मूला बताया था कि इसकी एंट्री उस साइड करके लिखेंगे, जो परचेस रिटर्न है वो तो उस साइड जाएगा ना, पता था ना मैंने। तो भाई इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना है, और जो सेल्स रिटर्न है उसको इस साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास ना देखो ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि मैंने बताया था कि जो रिटर्न है देखो एक्चुअल में तुम खुद समझ रहे हो ना ऐसा होना चाहिए, तो बुक वाले पता नहीं क्या पागलपंती कर रहे हैं, फिर जो भी तुम्हें देखो समझाने के लिए कर रखा है ये सब,
कि लेस करके कर देना है और कुछ नहीं है। तो क्या करूंगा यहाँ पे, टू वेजेस अकाउंट, वेजेस कितना है भाई 50,000 है, परचेस लिख दे रहा हूं भाई, परचेस कितना है 10 लाख का आएगा ना, परचेस अकाउंट 10 लाख, क्योंकि भाई जो रिटर्न है वो तुम्हारा कहां जाएगा 10 लाख, ठीक है। और उसके बाद जो अगला है वेजेस हो गया है, और फिर जाके कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट है, यहाँ मेरे पास है 10,000। फिर अगला जो है वो है फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, और जो फ्राइट इनवर्ड है वो है 5,000। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा नहीं, सेल्स रिटर्न इस साइड आ जाएगा, जो सेल्स रिटर्न है जिसको मतलब कि सेल्स रिटर्न, अच्छा सेल्स रिटर्न में क्या बोले कैरेज, वो मतलब रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, तो टू रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, और कितने से है भाई 50,000 से, ऐड कर दो उसको 10 लाख और एक 11 लाख, 11,50,000, 11,60,000, 11,60,000 और फिर जाके 12,15,000, तो मेरे पास कितना है 12,15,000, भाई थोड़ा देख लेना, ये आ रहा ना 12,15,000। तो भाई देखो पहली एंट्री मैंने ऐसे कर दी। देखो जो हमें दूसरी अब समझनी है, अब इस साइड की एंट्री करेंगे, जो मेरे पास इस साइड की एंट्री होगी वही तो होगी। तो क्या करूंगा, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, फिर जाके जो मेरे पास है सेल्स अकाउंट डेबिट और रिटर्न, परचेस रिटर्न नहीं लिखना, अगर हमारे बुक में जो नाम लिखा है ना वही वाला अमाउंट, ठीक है। तो रिटर्न मेरे पास क्या हो जाएगा आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट। पहले इतनी बात समझ में आई सबको, अब सुनो। तो भाई देखो अब ना मेरे पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करूं, पहला आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट और कितने से 15,50,000, और फिर जाके अगला आ जाएगा इसको लिख दे रहा हूं पहले मैं, फिर जाके क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और वो कितने से भाई 2 लाख से। उसके बाद जो अगला है वो क्या है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, कितने से 80,000 से। उसके बाद भाई अगला आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भाई कितने से जाएगा टोटल 15,50,000, तो 17,50,000, 18,30,000 ऐसे आएगा ना, 18,30,000, हाँ भाई ऐसे तो आएगा। सम करना है वो, ठीक है ना सम। अब भाई सुनो यहाँ पे ना, अब ना हमें क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो ग्रॉस लॉस है उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर जो मेरे पास क्या है कि ग्रॉस लॉस है उसकी एंट्री करनी है। देखो यहाँ पे अच्छा भाई मैंने इन सब की एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, इन सबको ना हम अलग भी कर सकते हैं और एक भी। जैसे पता क्या एंट्री करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ऐसे करके कर लेंगे, ठीक समझे। तो वो क्या बहुत लंबा खींचेगा, ऐसे शॉर्ट में कर दो ये नहीं पड़ता, और ना कोई गलती भी नहीं होगी इसमें, इसको मानो एकदम वैलिड माना जाता है। अब सुनो भाई मुझे ये बताओ ट्रेडिंग अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है 18,30,000 से, और डेबिट कितने से हुआ है 12,50,000 से, डिफरेंस कितना है इसका, कितने का है 6,15,000 का है। यहाँ देखो मैच कर रहा है ऐसे। देखो अब ना भाई यहाँ पे समझना क्या है हमें, जैसे मैंने बताया कि 6 लाख। अच्छा एक काम करना, जब ना स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं उस दिन में, तो जब ना खुले ना तो अपने टीचर से पूछना सर ये जो है ना, या फिर जो तुम्हारी मैम है उसने पूछना कि ये जो है ना हम इसको इस साइड लिख सकते हैं, पूछना एक बार, या फिर इसको हम इस साइड लिख सकते हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं तो पूछना क्यों, बोले हाँ तो पूछना क्यों, मतलब क्यों बोलना जरूर है एक बार, ठीक। पूछना कि भाई क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीज नहीं है। दूसरी बात ना ये बोलना कि सर जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो एबनॉर्मल लॉस है पहले ये पूछ के देखना एक बार कि सर यहाँ पे तो, या फिर जो मैम यहाँ पे तो इनकम लिखते हैं ना सिर्फ,
पहले ना मैम से हाँ बुलवा लेना कि मैम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम जो आती है वो लिखते हैं ना, बोलेगी हाँ तो ये तो लॉस है, ये क्यों लिखा है यहाँ पे, पूछना एक बार, जो एबनॉर्मल लॉस है पूछना क्यों लिखा है। ठीक, तो देखते हैं भाई साहब तुम्हारी मैम का जो रिएक्शन है वो क्या आता है। सुनो, तो देखो अब ना मेरे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस है ना, जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट इस साइड क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट ज़्यादा है ना, तो अब इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हो गया। भाई कितने से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 6,15,000, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, मतलब कि 8,30,000, 18,30,000 और उसके बाद ये जो 12,15,000, 12,15,000, तो 6,15,000 आ रहा है। ये 6,15,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, ठीक है, इसको कहाँ देखो इसको कहाँ करूंगा मैं, इसको डेबिट कर दूंगा और कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बात समझ में आ रही है। ये जो मेरे पास एक्सिस जो है इसको मैं कर दूंगा डेबिट, कि मेरे पास हो गया ट्रेडिंग अकाउंट हो गया मेरे पास डेबिट, 6,15,000 से कहाँ ट्रांसफर हो गया ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 6,15,000। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे अच्छा क्या क्या नरेशन लिखोगे भाई, नरेशन क्या लिखोगे इसकी, इन सब की नरेशन क्या करना है एक बार पढ़ना। ठीक है, नॉर्मल समझ में आ जाए। इसका तो नॉर्मल से देखो, इसकी तो आसान से बता सकता है कोई भी कि बीइंग द प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बीइंग द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इन दोनों की क्या एंट्री बनेगी, मतलब कि नरेशन क्या बनेगी। अच्छा हमने इसके अंदर क्या किया भाई, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे तो किया, तो लिख सकते हैं बीइंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरे यहाँ पे बीइंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। और जो तुम्हें नरेशन पढ़ के तुम बुक से लिख सको वो। देखो एक बात ध्यान रखना, नरेशन कभी भी याद नहीं की जा सकती। नरेशन क्या है कि नरेशन होती क्या है, एक ना नरेट कर देना, छोटा सा लिख देना उसके बारे में कि इस एंट्री के अंदर हुआ क्या है। भाई जिनको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स का ऑलमोस्ट खत्म है। अगर आगे छोटी मोटी कोई भी दिक्कत आती है तो ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अब सुनो, एक ना छोटी सी और बात समझ जाओ। हमारे पास ना इस चैप्टर में सबसे टफ चीज क्या होती है, वो हमारे पास है क्या चीज पता है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तुम्हें क्या है कि उसमें छोटी मोटी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कंफ्यूजन आने दूंगा नहीं जो चीजें। तो पहले इससे जो भी टफ चैप्टर था वो भी निपट ही चुके हैं, तो ये भी कुछ नहीं है। ये होने के बाद जो अभी जैसे तुम्हारे पास है 19 चैप्टर है, 19वें में तो भाई तुम्हारी एडजस्टमेंट नहीं आएगी, लेकिन जो तुम्हारा चैप्टर 20वां है उसके अंदर एडजस्टमेंट है। ठीक, तो भाई इसको कर लो एक बार नोट डाउन, देखते हैं इसका क्या क्या है।